तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। और अब आज जो हमारा ये वीडियो है ये भारतीय संविधान विधि पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, पार्ट सेकंड ये सेकंड सेमेस्टर में है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व। देखिए, हमारा जो संविधान है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कि जो हमारा संविधान है वो एक संघात्मक संविधान है। और संघात्मक संविधान की एक विशेषता होती है कि संविधान की सर्वोच्चता, और उस सर्वोच्चता को, संविधान को सर्वोच्च विधि कहा जाता है। उस सर्वोच्चता को जो प्रहरी के रूप में काम करता है वो होती है न्यायपालिका। वैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। संविधान का जो हम संविधान को मानते हैं कि संविधान हमारी सर्वोच्च विधि है, उसकी सर्वोच्चता क्या है कि सारी विधियां, सारे अंग सब संविधान के अनुरूप हों। अब बात तो सही है, संविधान के अनुरूप हों, पर अगर अनुरूप ना रहना चाहें तो, अगर व्यभिचारी हो जाएं, संविधान का उल्लंघन करें तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर कोई संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसको पनिश करना चाहिए। और जब पनिश होगा तो उसके लिए एक ऐसी संस्था चाहिए जो उसको दंडित करे, जो व्यक्ति संविधान के उपबंधों का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है। तो उस विधि की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यदि कोई व्यक्ति उसकी सर्वोच्चता को खंडित करने का प्रयास करता है, उसको नाम नहीं मानता है, उसके प्रति एक सामान्य व्यवहार नहीं करता है, तो उसको दंडित करने के लिए हमारी न्यायपालिका है। और वो न्यायपालिका ही संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखे हुए हैं। तो इसके लिए अब जब न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रख रही है, उसके पास उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी सर्वोच्चता को बनाने के लिए एक प्रहरी की तरह कार्य कर रही है। तो जरूरी है ये जो संस्था है ये निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के जोर दबाव में नहीं होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी, तो संविधान की सर्वोच्चता बनी रहेगी। अदरवाइज क्या होगा? संविधान सर्वोच्च विधि नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी रक्षा कर रहा है, जो इसको संरक्षण प्रदान कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, जो इसके प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है, अगर वो किसी अन्य संस्था के दबाव में है, जैसे विधायिका या कार्यपालिका के दबाव में है, तो फिर संविधान की सर्वोच्चता बनी ही नहीं रहेगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारा संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो। और वो स्वतंत्र होकर क्या काम करे? सबसे पहला काम क्या करे कि जो संविधान है उसकी व्याख्या करे, और जो उसको नहीं मानते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, उनको दंडित करे। दूसरा, सरकार के तीनों अंग जो हैं उनके क्षेत्राधिकार और उनकी शक्तियों की व्याख्या करे अलग अलग। कि भाई मान लीजिए बाई चांस 2 राज्यों के मध्य में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि ये क्षेत्राधिकार मेरा है, ये क्षेत्राधिकार मेरा है, या केंद्र राज्य के बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये क्षेत्राधिकार मेरा है, ये क्षेत्राधिकार मेरा है। ऐसे में उस क्षेत्राधिकार को कौन डिसाइड करेगा? न्यायपालिका। तो यह न्यायपालिका की क्या ड्यूटी है कि सरकार के जो अंग हैं, जिनके क्षेत्राधिकार संविधान ने बांट रखे हैं, संविधान के द्वारा ही वो दी हुई हैं, शक्तियां भी हैं, परंतु उन शक्तियों की व्याख्या करना, उन क्षेत्राधिकार की व्याख्या करना कि ये क्षेत्राधिकार इसके अधिकार में आता है, ये विषय इसके अधिकार में आता है। केंद्र राज्य के बीच में लड़ाई हो रही हो तो उनके बीच में उस विवाद को खत्म करना, या राज्यों के बीच में क्षेत्राधिकार को लेकर, शक्तियों को लेकर विवाद हो रहा हो तो उसकी व्याख्या करना किसका कार्य है? न्यायपालिका का कार्य है। और उसका क्या कार्य है न्यायपालिका का? न्यायपालिका का कार्य है कि जब भी केंद्र और राज्यों के मध्य में कोई विवाद हो उनका निपटारा करे, या फिर जो न्यायालय, जो संविधान ने हम नागरिकों को या व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा करे। तो आप देख रहे हैं कितने जबरदस्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यायपालिका पर। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका संविधान ने जो शक्तियां, क्षेत्राधिकार
जो मौलिक अधिकार, जो अन्य अधिकार हम नागरिकों को, कार्यपालिका को, विधायिका को बांटे हैं, उनकी व्याख्या करने का अधिकार माननीय न्यायालयों को है। और इन न्यायालयों की ही स्वतंत्रता को निष्पक्ष रखना, स्वतंत्र रखना ही संघात्मक जो संविधान है, जो संघात्मक शासन है, उसका आधार है। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि वही स्वतंत्रता, वही स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान को सर्वोच्च विधि बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमको ये देखना है कि क्या हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान है ऐसे जो हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो अब उन प्रावधानों को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है कि कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। देखिए, कार्यपालिका में कौन आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल। आपने देखा भी कि जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 है। आप देख रहे होंगे दो आ रहे हैं यहाँ पे नंबर, 124 भी आ रहा है, 214 भी आ रहा है। तो जो 124 है वो सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, और जो 214 है वो उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है, और नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो है वो 217 है। ठीक है, तो हमने देखा कि जहां सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है जजेस की, वो करते हैं राष्ट्रपति, और जो उच्च न्यायालय में नियुक्ति होती है वो करते हैं हमारे गवर्नर, परंतु वो खुद नहीं करते। जिस समय वो नियुक्ति करेंगे, अगर उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हो रही है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायमूर्ति से, अन्य उच्च न्यायालयों के उन न्यायमूर्ति से, उन न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जिनसे परामर्श करना वो आवश्यक समझते हैं। और जहां पर मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के और किसी जज की नियुक्ति होनी है तो उसमें मुख्य जो न्यायपति होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधिपति, उनसे सलाह करना जरूरी होगा। यानी आपने देखा राष्ट्रपति करेंगे नियुक्ति, किंतु उसमें अधिकतर इन्वॉल्वमेंट हमारी न्यायपालिका का ही होगा। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उसकी अलग प्रक्रिया है, उसमें भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उसमें भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का परामर्श लिया जाएगा। राष्ट्रपति उनका परामर्श लेंगे जिनका परामर्श लेना वो आवश्यक समझते हैं। और यदि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो मुख्य न्यायमूर्ति की परामर्श अति आवश्यक होगा। इसी तरह हाई कोर्ट में तो आपने देखा नियुक्ति तो करेंगे गवर्नर और राष्ट्रपति, कार्यपालिका करेगी नियुक्ति, किंतु पूर्ण अधिकार उन्हें नहीं होगा, उसमें भी जजेस की एडवाइस ली जाएगी, न्यायाधीशों के ही परामर्श से, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से या अन्य न्यायमूर्ति जो हैं उनके परामर्श से ही वह नियुक्तियां होंगी। तो यहाँ पर कार्यपालिका का पूर्ण अधिकार नहीं है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का। तो एक ये स्वतंत्रता है हमारे संविधान में कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मेंटेन रखने के लिए क्या हुआ कि कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। नियुक्ति करते समय न्यायाधीशों का भी पूर्ण रोल होता है। मात्र राष्ट्रपति अकेले नियुक्ति नहीं कर देंगे, राज्यपाल अकेले नियुक्ति नहीं कर सकते उच्च न्यायालय में, उसके लिए कॉलेजियम है, कॉलेजियम में मुख्य न्यायमूर्ति, अन्य न्यायमूर्ति भी होते हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के। अब हम दूसरा टॉपिक चलते हैं, न्यायाधीशों की पद की अवधि की सुरक्षा। अब एक चीज ये होती है कि भाई अगर मान लीजिए किसी का कार्यकाल ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में है, जब तक चाहे तब तक जॉब करें, अगर जिसने नियुक्ति की है उसके हाथ में ही कार्यकाल हो तो आप, ये तो निश्चित बात है कि आप उन्हीं के हाथ पैर जोड़ के कार्य करेंगे, उन्हीं के अधीन कार्य करेंगे। किंतु यहाँ पर जो न्यायाधीशों के पद की अवधि है वो सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल तक, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 साल तक अपने पद पर रहेंगे। जब चाहेंगे अपने पद से मुक्ति दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं।
उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में दी गई है। कोई मनमाने तरीके से उनको उनके पद से नहीं हटा सकता। सिद्ध कदाचार पर ही उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा। उसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी और उसमें विशेष बहुमत से वो पारित होगा सिद्ध कदाचार, यानी कि जब सिद्ध कदाचार होगा या असमर्थता के आधार पर उन्हें हटाने का आशय होगा तो वो प्रस्ताव पहले संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा और इसका एक प्रस्ताव पारित होगा और वो विशेष बहुमत से पास होगा। और वो विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रस्ताव फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति फिर उन्हें उनके पद से हटाएंगे। और यही नहीं, जब ये सारी जांच चल रही होगी, इसकी जो प्रक्रिया है ये भी निर्धारित है और ये प्रक्रिया बहुत कठिन प्रक्रिया है और ये इसीलिए है जिससे कि जो न्यायाधीश हैं उनके पदावधि और उनके पद की सुरक्षा की जा सके, उन पर अनुचित प्रभाव न डाला जाए या उन्हें हर समय एक भय ना हो कि उन्हें कोई भी कभी भी हटा देगा। तो ऐसा नहीं है। उनको हटाने की प्रक्रिया, उनकी आयु, उनकी जो प्रक्रिया है वो किस टाइप से फॉलो होगी, ये सब संविधान में दिया हुआ है और वो इतनी आसान नहीं है, एक कठिन प्रक्रिया से इसे गुजरना होगा। तो ये भी एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उपबंध है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि विधायिका के अधिकार से परे। देखिए, जितने भी वेतन भत्ते होते हैं वो द्वितीय अनुसूची में होते हैं और ये जो वेतन भत्ते विशेषाधिकार होते हैं, न्यायाधीश इनके अधिकारी होते हैं, इनको हक होता है इन सबको प्राप्त करने का और संसद इन्हें निर्धारित करती है। और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती तब तक जो दूसरी अनुसूची है उसमें दिए गए भत्ते विशेषाधिकार ये लोग प्राप्त करते हैं। और मेन चीज कि इन भत्तों और विशेषाधिकारों में उनकी नियुक्ति के बाद ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अलाभकारी हो। यानी एक बार नियुक्ति के समय जो डिसाइड है उसके बाद उनमें कोई बढ़ तो सकते हैं पर अलाभकारी नुकसान वाला परिवर्तन कुछ नहीं होगा। और न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को विधानमंडल में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो यहां आपने देखा कि उनके वेतन भत्ते भी जो हमारी विधायिका है उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनका अभी तक जो आपने देखा उनका कार्यकाल, पदावधि, नियुक्ति ये सब एक स्वतंत्र प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि न्यायाधीश अपने कर्तव्य पालन में किए गए आचरण पर संसद में चर्चा पर रोक। देखिए, दो हैं हमारे खंड। एक तो है विधायिका जो कानून बनाती है, एक है न्यायपालिका। तो ये दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में ना टकराएं उसके लिए प्रावधान बना। क्या प्रावधान बना? देखिए, इसमें 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, 121 और 211। अनुच्छेद 121 जो है वो है हमारा संसद के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। 211 है वो राज्य विधानमंडल के लिए है। उन्होंने कहा है अब हम पहले 121 पर चलते हैं। 121 संसद है जो केंद्र के लिए है और 211 है राज्य विधानमंडल। यानी न्यायाधीशों के कर्तव्य पालन के संबंध में उनके आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। यानी राज्य विधानमंडल या संसद में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कर्तव्य पालन से संबंधित कोई बात नहीं चलेगी। भाई, एक ही तो बात थी, जब उन्हें हटाने की बात होगी, जब हटाने की होगी तब हटाने की होगी बात। परंतु नॉर्मली ना तो संसद में अनुच्छेद 121 मना कर रहा है कि नहीं कोई बात होगी न्यायाधीशों के आचरण के बारे में, और 211 मना कर रहा है विधानमंडल के लिए, राज्य के लिए कोई चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 146 और 229 भी, अब मैंने आपको बताया था ना कि ना तो संसद में चर्चा चलेगी
न्यायाधीशों के बारे में, और ना ही न्यायाधीश संसद के बारे में चर्चा कोई करेंगे। तो यहाँ कहते हैं अनुच्छेद 146, 229 के अंतर्गत न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने, उनकी सेवा संबंधी नियम बनाने का अधिकार होगा। यानी यहाँ पर और राइट दे दिया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो 146 में और हाई कोर्ट 229 में, यहां समझ लीजिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों की पावर दे रहे हैं यहाँ पर, संसद की और राज्य विधानमंडल। देखो ऐसे समझ लो, दो चीजें, एक संघ और एक राज्य। संघ में संसद, केंद्र में संसद, राज्य में राज्य विधानमंडल। संघ में सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के लिए हाई कोर्ट। तो ये अलग अलग चीजें, इनमें कंफ्यूज मत होना, बस इसे समझ लेना। तो उन्होंने कहा है 146 में तो सुप्रीम कोर्ट की पावर हो गई, 229 में हाई कोर्ट की पावर हो गई, उच्च न्यायालय की, कि वो अपने अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा संबंधी नियमों को बनाने का अधिकार होगा। ठीक है। अब और इसी में बताया कि न्यायालयों के प्रशासनिक खर्चों को, जिनमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते वह सब शामिल हैं, ये कहां से आएंगे? भारत की संचित निधि या राज्यों की संचित निधि पर भारित होंगे। ये संचित निधि से आएंगे। संचित निधि क्या है, इसे अगले क्वेश्चन में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कभी, उसमें बनाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पर संसद में और राज्य विधानमंडल में उनके कर्तव्य के बारे में, उनके आचरण के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा न्यायालयों के अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे समझ लीजिए। अनुच्छेद 129 और 215, जो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 129 कहता है ये अभिलेख न्यायालय है, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि जिनके जजमेंट एज ए रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आपने देखा है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी, हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी। कभी कोर्ट में जाते होगे तो हम किसी भी केस में दिखाते हैं कि साहब इस मामले में हाई कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ये क्या है कि जो इनके जजमेंट हैं वो एज ए रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, रिकॉर्ड की तरह संभाल के रखे जाते हैं। और जो कोई भी न्यायालय, आपने मान लीजिए किसी कोर्ट में किसी केस में आप गए और आपने उस केस में कहा कि साहब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये इस केस पर लागू होता है। तो अगर कोर्ट, निचले कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट हैं, अगर उनके दिए हुए जजमेंट को नहीं मानेंगे तो उन्हें क्या होगा? दंडित किया जाएगा। और कौन दंडित करेगा? न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उन्हें दंडित करेंगे। और इसे कहते हैं अवमानना करना, कोर्ट की बात को ना मानना। तो इसे समझ लीजिए, 129 कहता है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, 215 कहता है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और जो इनकी बातों को पालन नहीं करता है, जो उनके जजमेंट को फॉलो नहीं करता है, उनको क्या मिलता है? दंड देने की शक्ति होती है हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 हमारे संविधान का, वो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है कि राज्य पर यह कर्तव्य है कि वो क्या करे? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्र को अलग अलग कर देगा। जब कभी भी राज्य में लोक सेवाएं होंगी तो उसमें न्यायपालिका की सेवा अलग निकलेंगी और कार्यपालिका की अलग निकलेंगी। ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में है। अगला चलते हैं। संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों में जो कानून बनाकर क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, किंतु उसको कम नहीं कर सकती। ठीक है। तो अब हमने ये देखा, जो ये इतने सारे प्रावधान आए हमारे, वो सब यही एक चीज बताते हैं कि हमारी न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है ना। जैसे अभी तक क्या पढ़ा कि जो नियुक्ति है उसमें कार्यपालिका का पूर्ण अधिकार नहीं है। अब मैं एक बार आपको समराइज करा रही हूँ, जल्दी जल्दी समझा रही हूँ।
की जो नियुक्ति होती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं, किंतु अकेले नहीं करते, उसमें भी न्यायमूर्तियों की, मुख्य न्यायाधीश की, इन सब का परामर्श होता है। अब जो दूसरा हमारा आता है पदावधि की सुरक्षा, वो संविधान में दी हुई है 62 साल 65 साल, हटाने का तरीका भी दिया हुआ है, कितने समय तक कार्य करेंगे, कैसे हटेंगे, ये सब संविधान में है। इसमें किसी का कोई जोर दबाव नहीं हो सकता, कोई जबरदस्ती इस पे अपना कोई कानून नहीं बना सकता, वो हमारे संविधान ने डिसाइड किया हुआ है। तीसरा इसमें आता है कि जो उनके वेतन भत्ते हैं वो विधायिका के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। जो कर्तव्य हैं, जो आचरण है, उनके कार्य हैं न्यायाधीशों के, उसके बारे में संसद में कोई चर्चा नहीं चलेगी। अगला क्या है, न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रखते हैं। जो उनके कानून, जो उन्होंने निर्णय दिए हैं, यदि उनको निचले कोर्ट फॉलो नहीं करते हैं तो उसको क्या है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट कर देता है, अवमानना के लिए दंड दे देता है। और संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की स्थिति है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। पर हम अब एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो ये हमारी न्यायपालिका है, इसका क्या कभी दुरुपयोग हुआ, क्या इसमें अनुचित हस्तक्षेप हुआ? तो देखो, जो नियुक्ति वाला पार्ट था ना, 73 से पहले चीफ जस्टिस की जब नियुक्ति होती थी वो सीनियरिटी पर होती थी, भाई जो सीनियर मोस्ट होता चला जाएगा वो ऐसे चले जाएंगे। अब जब 73 में चीफ जस्टिस एएन रे की नियुक्ति में जो ये ज्येष्ठता वाला, सीनियरिटी वाला जो नियम था, उसका उल्लंघन हो गया। उसके कारण से क्या हुआ, उस समय जो 3 सीनियर जज थे, जो सुप्रीम कोर्ट में 3 सीनियरिटी पर आए थे, उन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। और उन्होंने क्या कहा, उनके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इस नियुक्ति को अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 4 का उल्लंघन बताया, कि जो नियुक्ति बताई है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 124 में होती है। उन्होंने कहा भाई ये तो उल्लंघन है, ये तो गलत है, और इस तरह से नियुक्ति होगी तो ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी। और उन्होंने कहा जब नियुक्ति होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सहमति भी होती है, और सहमति जिनको राष्ट्रपति जिनकी सहमति लेना आवश्यक समझता है। परंतु जस्टिस एएन रे की नियुक्ति में ऐसी कोई सहलाई नहीं ली गई। जो 25 सालों तक मतलब जो एक रूटीन बना हुआ था, उस रूटीन को उन्होंने तोड़ दिया था, और उन्होंने कहा ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा सीधा हस्तक्षेप है। भाई अगर इस तरह अगर न्यायपालिका, राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से नियुक्ति करेगा तो फिर तो क्या होगा, जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका के हाथ जोड़े खड़ी रहेगी कि भाई हमारी नियुक्ति तो यही करेंगे। पहले तो ये था भाई सीनियरिटी पर है तो किसी का कोई हस्तक्षेप है नहीं, जो सीनियरिटी पर आता जाएगा वो चीफ जस्टिस बनता चला जाएगा। परंतु यहाँ आप अगर इस तरह बिना किसी से सलाह लिए हुए और नियुक्ति करोगे तो फिर तो कार्यपालिका के अधीन हो जाएगी न्यायपालिका, फिर वो निष्पक्ष संस्था कैसे रहेगी। तो इस चीज को, ये जो परंपरा थी, इसका विरोध हुआ, और उसके बाद में फिर विभिन्न आयोग समितियों के अध्यक्ष, और फिर आगे क्या होता था, एक चीज और थी इसमें थोड़ा सा था कि जब ये रिटायर हो जाते हैं ना जज, तो इनको आयोग मिलते हैं, और वो आयोग की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो कार्यपालिका करती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव आ जाता है कार्यपालिका का। किंतु फिर भी अगर हम ऑल ओवर देखें, पूरी तरह से देखें, तो हमारे भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, और अपनी स्वतंत्रता को मेंटेन रखते हुए संविधान की जो हमारी सर्वोच्च विधि है उसकी रक्षा बराबर कर रही है। इस तरह आपका ये आंसर कंप्लीट होता है बच्चों। और यदि आपको मेरा वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपने बहुत प्यार दिया, सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इस तरह हेल्प करूं, आपके लिए वीडियोस बनाऊं, तो बच्चों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।